माय डियर्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक नए बिंदु को, एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कंपटीशन के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी जनरल कंपटीशन होता है उसमें ये विषय नंबर हिंदी में नंबर 1 या नंबर 2 पर रहता है, और इसके साथ साथ हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी या 11th-12th के बच्चों के लिए भी विषय में या उनके पाठ्यक्रम में उपलब्ध होता है। तो मैं कुछ इसको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज, भाषा का स्तर थोड़ा सा डाउन रखूँगा, इसलिए कि हो सकता है ये वीडियो हमारा हाई स्कूल का बच्चा या 11th-12th का बच्चा भी उसको देखने में आसानी उसको लगे कि हाँ कि मेरे समझ आ रहा है। अगर मैं MA BA के स्टैंडर्ड को देखते हुए भाषा की क्लिष्टता को लेता हूँ तो उसका स्टैंडर्ड एक हाई हो जाएगा, इसलिए मैं भाषा का स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो रखूँगा। आप लोग इससे वंचित ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो विषय हमारा है आज का, उसे कहा जाता है संधि। संधि किसे कहते हैं, और एक होता है समास। पहले मैं इन दोनों के अंतर को समझाना चाहूँगा। कभी कभी ये होता है कि लोग प्रश्न कर लेते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है, जबकि समास भी शब्द को जोड़कर बनाता है और संधि में भी शब्द ही बनता है, परंतु संधि में जो शब्द बनता है वो दो वर्णों के योग से बनता है, और समास में जो शब्द बनता है वो दो समस्त पद के योग से बनता है। तो यही दोनों में अंतर है, समास और संधि में। अब हम आगे चलते हैं कि संधि किसे कहते हैं भाई। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है संधि। अर्थात जब दो वर्ण पास पास आते हैं और उसके बाद जब वो तीसरा वर्ण बनाते हैं तो उस वर्ण के बनाने में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव आया, क्या विकार उत्पन्न हुआ, उसे कहा जाता है संधि। जैसे सपोज माने आप, जैसे हमने यहाँ ए प्लस आ इज इक्वल टू आ में बदल दिया, तो ये वर्ण है, दूसरा आ वर्ण है, इन दोनों ने मिलकर आ बना दिया, तो यही संधि कहलाता है। जैसे कि हम कहें विद्या प्लस अर्थी, जैसे इसमें बड़ा आ है और इसमें छोटा आ है, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया बड़ा आ। ये जो यहाँ बना आकर विद्यार्थी, यानी कि यहाँ बना वो बड़ा आ, तो ये कहलाता है संधि। तो आप समझ गए होंगे। अब इसे आगे चलते हैं। संधि प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार होते हैं संधि के। हम इन संधि के चैप्टर को 3 पार्टों में बनाएंगे। पहला हम स्वर संधि बनाएंगे, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि को लेकर चलते हैं आगे। स्वर संधि किसे कहा जाता है, जब दो स्वर पास पास आए और तीसरा स्वर बनाएं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि प्रमुख रूप से
5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब है छोटा है। इससे आप समझ गए होंगे कि स्वर बनेंगे, दीर्घ बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? बड़ा आ बनेगा इसमें, बड़ी ई बनेगा इसमें, और बड़ा ऊ बनेगा। तो ये दीर्घ स्वर बनेंगे, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहा जाता है? इसे आप समझेंगे कि जब दो सजातीय स्वर पास पास आए और सजातीय दीर्घ स्वर बनाए मिलकर, तो उसे कहा जाता है दीर्घ संधि। अब आप ये चक्कर में पड़ गए होंगे, ये सजातीय और विजातीय स्वर क्या है। जितने भी स्वर होते हैं उसमें दो जाति या उससे अलग हट के जो दूसरे जाति के स्वर होते हैं वो विजातीय कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये ए आ, ए छोटा है, बड़ा आ है। ये दोनों अगर हम इनको काउंट करें तो एक ही जाति के हैं, सजातीय, यानी कि एक ही जाति के साथ साथ में है, छोटा आ और बड़ा आ। अब आगे बढ़ते हैं, छोटी ई और ई। तो इनकी तुलना में ये दूसरे जो स्वर हैं ये विजातीय कहलाएंगे, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, उसी जाति का। इसलिए इस स्वर की श्रेणी में ये स्वर छोटा है, ये बड़ा है, परंतु इससे हटकर ये जो दूसरे स्वर हैं ये विजातीय स्वर कहलाएंगे, चूंकि इनका रूप भी अलग है और इनकी अलग श्रेणी है। तो इसलिए ये सजातीय हो गए, ये विजातीय स्वर हो गए। इनसे हटकर ये भी विजातीय स्वर हो गए, इनसे हटकर ये भी विजातीय स्वर हो गए। तो सजातीय विजातीय स्वर का चक्कर भी आपको समझ आ गया होगा। अब परिभाषा को फिर दोबारा से समझें। जब दो सजातीय स्वर पास पास आए और दीर्घ सजातीय स्वर बनाएं, उसे कहा जाता है दीर्घ संधि। जैसे कि दो मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा समय आपका खराब हो जाएगा। तो जैसे कि हम पहला लेते हैं कोई भी शब्द, जैसे विद्यालय। दूसरा शब्द लेते हैं विद्यार्थी। इसमें देखें आप लोग, इसमें क्या है? विद्या प्लस आलय, अर्थात बड़ा आ प्लस बड़ा आ दोनों ने मिलकर क्या बनाया? बड़ा आ। ये बना, जो हमने यहाँ संधि के रूप में उसको लिख दिया है। ठीक है। ऐसे ही इसमें विद्यार्थी में देखेंगे, विद्या प्लस अर्थी, बड़ा आ प्लस छोटा आ, दोनों ने मिलकर बड़ा आ बनाया। तो ये संधि जो है दीर्घ संधि, इसमें बड़ा स्वर ही बनेगा, बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। इसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि हम शब्द को उस जगह से तोड़ने का प्रयास करें जिससे कि दोनों का अर्थ पृथक पृथक निकलना चाहिए। दोनों शब्द जहाँ से हम तोड़ रहे हैं, जैसे कि विद्या का भी एक अर्थ होता है, अर्थी का भी एक अर्थ होता है। हम ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह से तोड़ दें, यहाँ तक कि विद्या आ यहाँ से तोड़ दें। नो, हमें शब्द को वहाँ से विच्छेद करना है जहाँ से दोनों का अलग अलग अर्थ रखते हों, दोनों शब्द अपना, उनका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ अलग से तोड़ दें, हम यहाँ से यहाँ तक तोड़ दें और यहाँ ले छोड़ दें, या ये को अलग वर्ड को ले लें, तो वो नहीं चल पाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बताई है। तो अब आगे हम चलते हैं। उसके बाद अगला जो संधि का जो प्रकार है वो है गुण संधि। भाई इसमें क्या ऐसी बात है जो गुणी है? दूसरा स्वर संधि का गुण,
गुण संधि। गुण संधि क्या होता है भाई? क्या इनमें ऐसा खास बात है जो ये गुणी कहला रही है ये संधि? इसमें क्या है कि जब दो भिन्न स्वर पास पास आए और तीसरा भिन्न स्वर बनाए, उसे कहा जाता है गुण संधि। ये इसकी विशेषता है, इसलिए इस संधि को गुण संधि कहा जाता है। जब दो भिन्न स्वर पास पास आए और तीसरा भिन्न स्वर बने दोनों के मिलने के योग से, तो उसे कहा जाता है गुण संधि। जैसे आप ले लें, इसमें बनता क्या है? एक है ए, ओ और अ, ये वर्ण बनेंगे। जैसा कि दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बना, उसी प्रकार गुण संधि में ए, ओ, अर ये वर्ण बनेंगे जब वो मिलके पास पास बनेंगे। जैसे कि आप लेंगे इसको भारत प्लस है ना, तो इसमें क्या है? इसमें ता में छोटा आ है और ये छोटी ई है, तो ये अलग स्वर है, ये अलग भिन्न जाति का स्वर है, तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया? एक परिभाषा ये बोल रही है कि दो भिन्न स्वरों के योग से जब तीसरा भिन्न स्वर बनता है उसे कहा जाता है गुण संधि। तो इसमें छोटा आ है और छोटी ई है, इन दोनों ने मिलकर ए बनाया। जब हम यहाँ लिखते हैं भारतेंदु, तो ये जो ए है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये इसमें गुण है कि ये दोनों जो स्वर होते हैं मिलकर जो बनाते हैं, दोनों भिन्न स्वर होते हैं और तीसरा भिन्न स्वर बनाते हैं मिलकर, उसे कहा जाता है गुण संधि। इस गुण संधि में 3 स्वर बनते हैं, ए, ओ, अर। क्लियर? अब आगे हम चलते हैं, इसे कहा जाता है तीसरा गुण संधि के बाद वृद्धि संधि। क्या वृद्धि हुई ये आगे देखना है। वृद्धि संधि। गुण संधि में ए, ओ, अर बना, इसमें क्या वृद्धि हुई? स्वर संधि के तीसरे प्रकार में इसमें स्वर बनते हैं आई, ओ, औ। ये 2 स्वर बनते हैं। गुण संधि में ए, ओ, अर, वृद्धि संधि में आई, ओ। तो क्या वृद्धि हुई? हम यहां तक पहुंचे, ए, ओ बना, है ना, इसमें वृद्धि क्या हुई? आगे क्या बढ़े? आई बन गया, ओ बन गया, तो वृद्धि हुई, यानी कि हम आगे बढ़े, ये वृद्धि हुई, छोटे से और बड़ा वर्ण बना, तो ये वृद्धि हुई, इसलिए इसको वृद्धि संधि कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लें वृद्धि संधि में महा प्लस ऊंच, है ना, तो महोज, महोजन बड़ा। तो एक आध उदाहरण ले सकते हैं, बाकी और भी उदाहरण है ले सकते हैं, परंतु ज़्यादा उदाहरण देंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। हमारा तात्पर्य यहाँ सिर्फ ये है कि बच्चे को समझ आना चाहिए कि वृद्धि संधि में कौन से स्वर बने, किस चीज़ की वृद्धि हुई। ए से आई हो गया, ओ से अ हो गया, ये वृद्धि हुई। और किन के योग से होता है कि जब 2 स्वर
कौन से स्वर होने चाहिए? ए आ के साथ कौन सा होना चाहिए? तीसरा स्वर होना चाहिए। ए आ के साथ ए आई ओ औ का योग होना चाहिए, है ना? तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। ए के साथ ए आई हो, आ के साथ आई आ सकता है, या ए के साथ ओ आ सकता है, या ए के साथ औ का योग हो, तो जो वर्ण बने उसे कहा जाता है वृद्धि संधि। जैसे आपके सामने उदाहरण है महा प्लस ओज महोज। अब आगे हम देखते हैं इसी का तीसरा प्रकार, जिसे कहा जाता है चौथा प्रकार क्या है इसका? यण संधि। यण संधि में कौन कौन से वर्ण बनते हैं? जैसे हमने बताया कि दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बनता है। फिर गुण संधि में क्या बनता है? ए ओ अर बनता है। फिर वृद्धि संधि में क्या वृद्धि हुई? आई और औ बना। फिर आगे जड़ संधि में कौन से वर्ण बनते हैं? या, वा और रा, ये वर्ण बनते हैं। जिसे याद रखेंगे आप, यवरा, यण से यवरा, या वर्ण बनेगा या वा वर्ण बनेगा संधि होने पर, या रा वर्ण बनेगा। ये तीन वर्ण बनेंगे जब शब्द की संधि होगी। जैसे कि अब इसे यण संधि को क्या कहते हैं, तो क्या परिभाषा है? जब ई उ या ऋषि के साथ कोई विजातीय स्वर आए और उनमें से ये वर्ण बने या वा रा, तो उसे कहा जाता है यण संधि। फिर दोबारा सुने, जब ई उ या ऋषि के साथ क्या हो, कोई विजातीय स्वर आए या विजातीय स्वर का योग हो, है ना, और उसके बाद या वर्ण बने या वा वर्ण बने या रा वर्ण बने, उसे कहा जाता है यण संधि। जिससे कि एक उदाहरण ले सकते हैं आप लोग, जैसे यदि प्लस अपि, या प्रति प्लस एक, प्रति एक, ये यहाँ हमने बना दिया यद्यपि। ये देखेंगे आप। दूसरा ये शब्द बना प्रत्येक। इसमें समझने की ये बात है, जो भी वर्ण बनेंगे यण संधि में, या तो या बनेगा या वा बनेगा या रा बनेगा। ध्यान देने बात ये है कि जो भी ये वर्ण बनेंगे उससे पूर्व वाला, उससे पहला वाला जो वर्ण होगा वो आधा वर्ण होगा। जैसे कि यद्यपि में जो या बना है उससे पहला आधा दा है। जैसे प्रत्येक में या वर्ण बना है उससे पहले ता आधा वर्ण है। ये इस यण संधि में होता है। ठीक है, यानी कि या वा रा जो भी वर्ण बनेंगे संधि होने पर उस शब्द में उससे पहला वाला जो वर्ण होगा वो आधा होगा। ये इस संधि की पहचान है। इसे और भी आप लिख सकते हैं, न्यून, नी प्लस ऊन, न्यून। तो ये जो या वर्ण बना, ये इससे पहले वाला वर्ण आधा है। कहने का अर्थ यही। अब आगे हम देखते हैं यण संधि के पश्चात कौन सी संधि है। उसे कहा जाता है अयादि संधि। अयादि, पांचवी संधि जो है अयादि संधि कहलाती है। अयादि
संधि किसे कहते हैं? ए, आई, ओ और औ के साथ कोई जब विजातीय स्वर आए तो उसे कहा जाता है अयादी संधि। यानी कि ए आए या आई आए या ओ आए या औ आए, इसके साथ विजातीय स्वर आता है और उसकी संधि होने पर जो वर्ण बनता है उसे कहा जाता है अयादी संधि। इसमें कौन सा वर्ण बनता है? आए, औ, आओ या आहू, ये अन्य आई, आओ, 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 आए, आए, अनेक वर्ण बनते हैं इसमें। परंतु इसमें अयादी संधि में और वृद्धि अयादी संधि में और यण संधि में अंतर यह है, जैसे मैंने बताया था कि यण संधि में जो या और रा और वा बनता है उससे पहला वर्ण आधा होता है, लेकिन अयादी संधि में जो या वा या रा वर्ण बनेगा उससे पहला वाला वर्ण पूरा होगा। जैसे कि हम लेते हैं ने प्लस अन, यह आ गया नयन, या ओ प्लस अ, ठीक है। तो ये हमारा या बना, या वर्ण, यहाँ बना वा बना। तो इससे पहले वाले जो वर्ण हैं ये पूरे होंगे, पूर्ण रूप में होंगे, जबकि यण संधि में जो भी या बनता है या वा वर्ण बनता है या रा वर्ण बनता है उससे पहला वाला वर्ण आधा होगा। परंतु अयादी संधि में या बने या वा बने या रा बने उससे पहले वाला वर्ण पूरा बना हुआ होगा। जैसे नयन से पहले ना पूरा है, पावक से पहले पाव वर्ण पहला जो है वो पूर्ण रूप से बना हुआ है। तो ये अयादी संधि और यण संधि में अंतर है। तो ये 5 प्रकार थे जो स्वर संधि के थे। बस आपको याद क्या रखना है कि किस संधि में कौन सा वर्ण बनता है। जैसे पहला दीर्घ संधि में बनता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। दूसरा संधि जो हमारी पढ़ाई गई, हमने पढ़ा गुण संधि में, उसमें बनता है ए, ओ और अर, ये 3 वर्ण बनते हैं। वृद्धि संधि में क्या बनता है, क्या वृद्धि हुई, आई, औ, ये वर्ण बने। उसके बाद वृद्धि के बाद आता है यण संधि। यण संधि में क्या बनता है, या वा रा, यवरा याद रखेंगे, या वा रा, यण से यवरा। और 5वीं संधि में अयादी में क्या बनता है, औ, आओ, आवी, अवु, आओ, है ना, ये वर्ण बनते हैं। बस अंतर याद रखना है अयादी और यण संधि में। यण संधि में जो या बनेगा उससे पहला वर्ण वाला वर्ण आधा होगा, और अयादी संधि में अगर या बनता है उससे पहला वाला वर्ण पूरा होगा। ये दोनों में अंतर है। तो आप समझ गए होंगे कि ये संधि के 5 प्रकार हैं। जिनको आपको समझाने में शायद मुझे लगता है कि मैं समर्थ हूँ, मैं कामयाब रहूँगा। आप लोगों से फिर दोबारा से मुलाकात होती है। गुड बाय।